जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल की 5,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर कराने वाला हूँ। तो देखिए, ये पेपर 2002 में कंडक्ट करा गया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि चित्रंतन शब्द का विलोम लिखिए। चित्रंतन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, नश्वर। चित्रंतन का आशय शाश्वत होता है और इसका विलोम नश्वर होता है, जबकि चिंता करने वालों के लिए चिंतनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो चिंता ना करने वालों के लिए अचिंतनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है, जबकि ग्रहण का त्याग, आग्रह का अनाग्रह और ग्रहित का अग्रहित होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, उसी प्रकार अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र। सौम्य शब्द का विलोम उग्र होगा, इसी प्रकार सौभाग्य का दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र और दुराशय का सदाशय होगा। हास्य शब्द का विलोम क्या होगा? वृद्धि। हास्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द वृद्धि होगा, जबकि हास्य का रुदन और हस्त का पाद होगा, हसी प्रपत्त का दुखी होगा। छठा क्वेश्चन, न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? अधिक। न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा, जबकि नवीन का प्राचीन, नगर का गांव। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? क्षीण। पुष्ट शब्द का क्षीण होगा, जबकि प्रकृति का पुरुष, पुरस्कार का दंड, दुष्ट का सज्जन होगा। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दोष। गुण शब्द का विलोम दोष होगा, जबकि गृहस्थ का संन्यास गुणों का भाग होगा। नवा क्वेश्चन, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यदि वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्ति रहित अन्य कर्ता और या इसी अर्थ में वहवत किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया प्राय बहुवचन और पुल्लिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? ऑप्शन डी, मेरे घर के पास पान की दुकान है। मेरे घर के पास पान की दुकान है, उसमें क्रम का दोष है। अक्रम दोष के कारण भी प्राय वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर एक पान ठीक ना होकर एक दुकान सार्थक आशय देता है। विकल्प डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, सही वाक्य है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो कारण हो सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो कारण ही हुआ जब लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई होती है, जब कोई कारण होता है तभी तो लड़ाई होती है, बिना कारण की लड़ाई तो होती नहीं है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? यहाँ पर शुद्ध शब्द हेतु की जगह कारण होगा, अतः शुद्ध वाक्य होगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? वंदना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य वंदना होगा, ना कि ये और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। कृत कार्य का आशय किया हुआ कार्य, अज्ञ का आशय जो नहीं जानता। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए सार्थक शब्द होगा जठराग्नि, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन सी, लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है, जबकि सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, खेचर। जो नभ में चलता है के लिए शुद्ध प्रयुक्त शब्द है खेचर। खे का आशय होता है आकाश होता है तथा चर का आशय चलाना। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द क्या होगा? व्याकरण। व्याकरण के लिए ज्ञाता का व्याकरण कहते हैं, अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति।
बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए दिए गए विकल्पों में उपयुक्त शब्द अतिशयोक्ति होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के लिए युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन बी। निश्चित शब्द युग्म में सही जोड़ होंगे घृत घी, त्वरित तिक धन तीता, और उट्ट का ऊंट अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप होगा उष्ट या ऊंट। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी। गोमय का गोबर, क्षीर का खीर और सपत्नी का सौत सही शब्द युग्म है। पर्यक का पटरी जोड़ा गलत है, इसका सही युग्म होगा पर्यक पलंग। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पत्र। पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होगा, ना कि पर्ण, पन्ना, पना। अंगीठी का तद्भव शब्द अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी सूरज। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर हैं, जबकि सूरज शब्द तद्भव है। सूरज का तत्सम शब्द सूर्य होगा। इनमें तद्भव कौन सा है? ऑप्शन बी बंदर। निश्चित विकल्प में वानर, पवन और पर्यक तत्सम शब्द हैं, बंदर शब्द तद्भव शब्द होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है। गीला है, ऑप्शन बी, ये होगा गुणवाचक विशेषण। गीला में गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण में रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण। दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? ऑप्शन बी आकाश। आकाश विशेष शब्द है, इसका विशेषण आकाशीय होता है, अतः वी आकाश होगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन बी अजित। अजित विशेषण शब्द है, जबकि अजय, अकर्म और अनुशंसा विशेष शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? ऑप्शन बी अंतर। आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी शब्द विशेषण हैं, अंतर शब्द विशेषण नहीं है। अब हम लोग यहाँ से प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सूत्रकाल, महाकाव्य काल, संगम काल। क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शन सी वारय। विष्णु के वारय अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ईश्वर के अवतारवाद का सिद्धांत से यह विदित होता है, जिन्होंने शंकर वारय का रूप धारण कर पृथ्वी को पाताल के जल से ऊपर उठाया और जो सृष्टि निर्माण करने वाले के समय कच्छप हो गए। उदयगिरी से गुप्त काल से बनी हुई विशाल वारय प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, मौर्य एवं मर्योत्तर काल। क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिग्रहण की प्रमाण है। ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से उसकी कलिंग विजय सूचित होती है। रुद्रमय स्तंभ अभिलेख नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। इस स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। धनवेद के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुद्रामण के जूनागढ़ अभिलेख में द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांतित है। ऑप्शन बी गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की है। गुप्त काल की 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, दूसरा है मथुरा की बुद्ध मूर्ति, तीसरा सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति जो इस समय बरबिंगम संग्रहालय में। इसमें सारनाथ बुद्ध मूर्ति अत्यधिक आकर्षण है। कलाकार को बुद्ध के शांत तथा निष्प्रय भाव को व्यक्त करने में अद्भुत सफलता मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश। क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक चांदी का सिक्का प्रकाश में आया था, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि रजत सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम जारी किया था, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जैसा कि अब तक माना जाता रहा है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों को प्रभुत्व धन दान में दिया था। उसने 756 से 773 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन है बेरोजगारी की सहायता तथा निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारी की सहायता फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, जो बेरोजगारी व्यक्तियों को कार्य दिलाता था अथवा उन्हें आर्थिक सहायता देता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। भक्ति आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ऑप्शन सी नामदेव। संत नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। 15वीं सदी में नामदेव ने भक्ति मार्ग को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया। वह जाति प्रभाव में विश्वास नहीं करते थे और मुसलमान भी उनके शिष्य थे। वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन, मुगल वंशवादारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए पूरे से उत्तर चुनिए। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला एवं तीसरा। पहला और तीसरा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष में आरंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली के आधार पर पदों का विभाजन करना था। मनसबदार आनुवंशिक नहीं थे। मनसबदार की मृत्यु या प्रयुक्ति के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता था। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। प्रत्येक मनसबदार को एक साथ जात और सवार के पद प्रदान किए गए। जात और सवार के पद को आरंभ करने के साथ साथ अकबर ने अपने 5000 और उससे क्रम संख्या के मनसबदारों श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी को 3 भागों में बांट दिया, जिससे 5000 तक की श्रेणी के विभिन्न मनसबदारों की 3 श्रेणियां हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा वंश क्वेश्चन। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेनानायक की संधि के हस्ताक्षरित की? ऑप्शन बी जय सिंह। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल सेनानायक जय सिंह के साथ हस्ताक्षरित की थी, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 23 किले और 4 लाख हूण को वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी थी। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया था। आधुनिक इतिहास, मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सहायक संधि 1863। तो देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों तथा नवाब मीर कासिम के बीच हुआ। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हैदराबाद की संधि 1798 में हुई। 1813 के चार्टर द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने के द्वारा खोल दिए गए। 1833 के चार्टर द्वारा कंपनी को आगामी 20 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया और उसे महत्तम सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को प्रन्यास के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दी गई। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन का क्वेश्चन है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? द बंगाल गजट। भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे के हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उसके पत्र में नीति नहीं बदली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव डाली। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जोरसाफी में त्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कालांतर में त्वरंजनी सभा ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग और अधिनियम।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो डी आपका है ये सही रहेगा। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले सुधार के रूप में जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बराह रूप से प्रांतों की स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियों गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता जो हुआ था ये 1916 में हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दुशासन पद्धति का आरंभ हुआ। एक सदनीय सामुदायिक विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई। एक सदन राज्य परिषद, दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ऑप्शन सी आपका जो है ये सही रहेगा, लॉर्ड कर्जन। इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय में 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। और लॉर्ड लिथोगो 1936 से 1944 के समय में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन अभिनव भारत था। पहले सावरकर ने 1904 में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की, जो शीघ्र ही मेजिनो के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अनुशीलन समिति का गठन श्री पी मित्रा ने किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सचेंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शिव वर्मा इत्यादि ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी, मार्टगेव चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि मार्टगेव चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी तथा साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पदों पर भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इस संतुष्टि के आधार पर 1922 के बाद सिविल सेवा परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आंदोलन, सूची 2 में व्यक्ति जो जाने जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन जो आपका बी है ये सही रहेगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो देखिए, होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट से संबंधित थी। जो आपका होम रूल आंदोलन हुआ था ये किससे संबंधित था? एनी बेसेंट से। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग स्थापित किया। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सूरत जिले गुजरात के बारदोली तालुके में लगा न देने के आंदोलन का नेतृत्व 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किया। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहां पर बनाई गई थी? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में बनाई गई। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने अफगानिस्तान के अमीर की मदद लेने की कोशिश की और काबुल में एक अंतरिम सरकार गठित कर ली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? सरदार भगत सिंह से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में से एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी।
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर अनेक षड्यंत्रों में शामिल होने के आरोप में एक मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? ऑप्शन डी, पूना समझौता। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात पूना समझौता संपादित किया गया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होना था। मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते रहे थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग, जिसे अनुसूचित जातियां कहा जाता था, को भी अल्पसंख्यक करार दिया गया और हिंदू समाज से अलग कर दिया गया। 20 सितंबर 1932 में अपनी मांग बनवाने के लिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अतः 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में चले मुकदमे में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन डी, टी.वी. स्प्रू ने। लाल किले में चले मुकदमों में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में टी.वी. स्प्रू ने वकालत की थी। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई बचाओ पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। टी.सी. स्प्रू, काटजू और आसफ अली उनके समर्थकों में थे। कार्रवाई के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी के तट पर प्रसन्नता और उल्लास के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार थे। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया गया कि वह देश में सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन छेड़े। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का भूगोल से। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल एवं मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरती है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लास्टोसीन हिमयुग। प्रायद्वीपीय भारत प्लीस्टोसीन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ। प्लीस्टोसीन हिमयुग के अंत में हिम चादर पिघलते चले गए एवं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हुई। पक्षियों का आविर्भाव प्लीस्टोसीन काल में ही माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी, कोलेरू, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के डेल्टाई प्रदेश से बनी बड़ी झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एक लैगून झील है। श्री हरिकोटा द्वीप यहीं पर है, जहां सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में एक क्रेटर झील है, जो उल्कापिंड गिरने से बनी है। नक्का झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य रहा है? इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य कर्नाटक है। विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 2% उत्पादन भारत में किया जाता है। इसकी भौगोलिक दशाएं 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान 150 से 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा का है। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है। कर्नाटक 68%, केरल 21% तथा तमिलनाडु कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार। सूची 1 में कोयला से, सूची 2 में राज्य। आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा, तातापानी, रामकोला कोयला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की सिंगरौली कोयला क्षेत्र, कृष्ण गोदावरी नदी घाटी प्रमुख कोयला उत्खनन क्षेत्र हैं। टीथरी युगीन कोयला के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकोम, असम, नवेली, तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध पालना, झारखंड के लिए झरिया, बोकारो, गिरिहिट,
कर्णपुरा, रामगढ़ आदि क्षेत्रों में उत्तम कोटि का विटामिन कोयला निकाला जाता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तेल शोधक कारखाना और सूची 2 में है राज्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। मिलान कैसे करना है? असम, नुमालीगढ़, और आपका जो आंध्र प्रदेश है ये तातीपाका, गुजरात कोयली, बिहार बरौनी। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधनशालाएं डिगबोई, नूनामाटी, बोगाईगांव, नुमालीगढ़ असम, बरौनी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई नरीमन तमिलनाडु, कोयनी गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश और तातीपाका आंध्र प्रदेश, पानीपत भिटिंडा हरियाणा इत्यादि हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये विश्व का भूगोल से, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से। क्वेश्चन देखिए क्या है, ओजोन परत अवस्थित है आयन मंडल में। ओजोन परत समता मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। आयन मंडल से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्थल मंडल का, ऑप्शन जो डी आपका है ये सही हो जाएगा। ये गलत है परंतु आर सही है। ये वाला गलत, ये वाला सही हो जाएगा। तो आर में क्या देखिए, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांकर बहुत कम है। विषुवत रेखीय या भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु में सालों भर तापमान ऊंचा रहता है और शरद ऋतु नहीं होती है। पूरे वर्ष औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। अधिकतम वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस होता है। दैनिक तापांतर भी 12 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। वायु सापेक्षिक आर्द्रता 80% से अधिक रहती है। वर्षा संवहनीय प्रकार की एवं वर्षभर होती है। वार्षिक वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अतः इन प्रदेशों का पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड बैंक स्थित है। ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठंडी लेबलोड धारा न्यूफलैंड के निकट क्लम स्ट्रीम से मिलती है। वह नोवा शॉक्स के पास जॉर्जेस बैंक नामक बृहद मत्स्यकरण ग्रहण क्षेत्र मिल जाती है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान प्रेरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भी कोयला के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दी गई कुर्सी सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है लौह अयस्क क्षेत्र, सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र। ऑप्शन सी जो है आपका ये सही जाएगा। मिलान कैसे करना है? फ्रांस लॉरेन के लिए, यूके मिडलैंड के लिए, स्वीडन किरुना के लिए, कजाकिस्तान कोस्तानी के लिए। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। लॉरेन फ्रांस का लौह अयस्क क्षेत्र है। मिडलैंड यूके की लौह अयस्क क्षेत्र है। स्वीडन का किरुना व गैलीवरा लौह अयस्क क्षेत्र है तथा कोस्ताने कजाकिस्तान का लौह अयस्क क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जापान को निष्पन्न सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश व पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। होंशु द्वीप में स्थित टोक्यो जापान की राजधानी एवं विश्व का सबसे बड़ा नगर है। यह एक विशाल औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। जापान विश्व का सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक देश भी है। ओसाका को जापान का मानचेस्टर, यावाटा को जापान का पिट्सबर्ग और नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। जापान के लौह इस्पात क्षेत्र पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिति में ला देने का। ऑप्शन ए, 2045 तक। केंद्र सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति घोषणा 15 फरवरी 2000 को कर दी। नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया गया है। जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने की बात कही गई है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुरूप हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किस में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ऑप्शन सी, 1921। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1921 में ऋणात्मक रही। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि की द्वितीय अवस्था 1921 से 1951 में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण तथा मृत्यु दर में कमी थी।
इससे मृत्यु दर तो घटी किंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानानुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? 9 बिलियन खरब। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जो जनसंख्या होगी 9 बिलियन खरब होगी। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी 9 बिलियन खरब। अभी तो फिलहाल चल रहा है कोरोना वायरस, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी 2050 तक। तो 2050 तक कुछ भी हो सकता है फिलहाल। अगला हमारा क्वेश्चन है नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान किस भाग से हैं? ऑप्शन सी भाग 2 से। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। भाग 1 संघ में एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मूल अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रावधान है। अनुच्छेद 19 वाक, स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकार का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करना है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है राज्य एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध। क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 में। लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में है। अनुच्छेद 331 के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए वर्ग विशेष उपबंध अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन कराने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 338 का। तो देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 का में है। अनुच्छेद 338 का के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न की जाने का विवरण है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवरण है। अगला क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची से है। क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? ऑप्शन सी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं। इनके साथ ही 19वें अनुच्छेद की 6ठी स्वतंत्रता संपत्ति का स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 का। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 घ देता है। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिसके
अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अन्य जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है। स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 243 गांव में पंचायतों की संरचना का प्रावधान है।